साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वंशानुक्रम एवं वातावरण से टॉप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखा जाए तो हमेशा इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता रहा है। हाल ही में सीटेट एवं सीजीटेट दोनों में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिला है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल न्यू पैटर्न के साथ वंशानुक्रम एवं वातावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं जो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का थ्योरी वीडियो है, जहां पर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ इसे पूरा समझे थे। आइए इन दोनों को मिलाकर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को मिलाकर दोनों के मध्य अंतःक्रिया से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं, जो ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पूर्व ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है और नए पैटर्न पर भी प्रश्न तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर 2 प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है? देखिए आजकल इस टाइप का प्रश्न बन रहा है, जैसे कि सीजीटेट 2026 हाल ही में हुआ है, पेपर 2 का प्रश्न लिया गया है, जिसमें देखा जाए तो मानव शरीर जो है 2 प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। वह कौन कौन सी है? तो इसमें निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे कि एक कूट संबंधी प्रश्न है, जिसमें आपको पितृ कोशिका और मातृ कोशिका, यही 2 कोशिका है जिनके माध्यम से मानव शरीर का निर्माण होता है। 2 प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है और कौन कौन कोशिका है? वो पितृ कोशिका और मातृ कोशिका। हमने वंशानुक्रम वीडियो में इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझे भी थे और कलरफुल डायग्राम के माध्यम से समझे भी थे। तो इसके आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा के और एम। कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। के और एम हो जाएगा पितृ कोशिका और मातृ कोशिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड प्रश्न है जो एसर्शन रीजन वाला है, कथन कारण वाला है, जो सीजीटेट 2026 पेपर 2 में ही पूछा गया है। ये देख सकते हैं पेपर 2 में ये दूसरा प्रश्न हुआ, ये तीसरा प्रश्न भी पेपर 2 में ही पूछा गया है सीजीटेट में। तो हमने शुरू में ही बताया कि यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 2 से 3 नंबर का प्रश्न हमेशा बनते देखा है। तो इसमें देखें तो कथन है इसका, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि मनुष्य के विकास या बालक का विकास जो है जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता है और मानव के विकास के लिए जैविक और सामाजिक दोनों कारक का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों कारक का महत्वपूर्ण योगदान होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। कारण है इसका, जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तो माता पिता पर होता है। तो ये गलत कथन है। एक बार कह सकते हैं कि जैविक विकास जो होता है वो माता पिता पर डिपेंड करता है, लेकिन जो सामाजिक विकास होता है साथियों, वो केवल माता पिता पर डिपेंड नहीं करता। वहाँ के कल्चर, वहाँ के वातावरण और समाज कैसा है और उसको बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है, वो सभी बातें डिपेंड करता है, जिसमें विद्यालय, वहाँ के समाज, वहाँ का कल्चर, सभी बातें आ जाती है। इसलिए केवल माता पिता जो है जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व नहीं होता, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा और इसका उत्तर भी लिया गया है ऑप्शन सी को। फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसमें जो है कथन जो है तो सही है, लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो पेपर 2 में ही पूछा गया है 2026 के सीजीटेट में, कि वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो हमने जो है सबसे पहले वीडियो में, इसमें जो है ये तीसरा वीडियो है वंशानुक्रम वातावरण से, जिसमें पहला वीडियो में हमने पूरा वंशानुक्रम पर जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखे हैं, बहुत ही बढ़िया सारगर्भित और डिटेल में वीडियो भी देखे हैं। तो उसमें जो है हमने वंशानुक्रम संबंधी लगभग 8-9 नियम देखे, जिसमें बीज कोष की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और मेंडल का नियम भी है, लेकिन आपका आगमन का नियम इसमें वंशानुक्रम संबंधी नियम में शामिल नहीं है। इसलिए वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर और आगमन का नियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम संबंधित जो रोग होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, माता या पिता के द्वारा जो है बच्चों में प्राप्त इनहेरिटेबल क्षति होती है,
कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उनके बेटों में हस्तांतरित होती है। तो निश्चित रूप से हमने पहले वीडियो में देखे थे वंशानुक्रम संबंधित रोग में, उसमें हम इसमें देखे थे हीमोफीलिया जो होती है वो महिलाओं से जो है खास करके बेटों में जाती है, अर्थात जो उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, अर्थात महिला उनके वाहक होते हैं, महिला उसको ले जाने वाले होते हैं, लेकिन उससे ग्रसित हो जाते हैं, उससे प्रॉब्लम में हो जाते हैं उनके बेटे। तो यह होता है हीमोफीलिया। हमने बहुत ही डिटेल में पहला वीडियो देखे हैं, यदि आप नहीं देखे होंगे तो वंशानुक्रम का वीडियो जरूर देख के आइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जैविक कारक ये बिल्कुल है, सामाजिक कारक भी है और भौतिक कारक, क्योंकि सामाजिक कारक में ही भौतिक कारक भी आता है। तो ये तीनों जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। और नहीं है पूछा गया है तो आपका राजनीतिक कारक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कथन कारण वाला सीटेट से लिया गया प्रश्न है। कथन है हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, लेकिन अच्छे पोषण व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि लंबाई और शारीरिक संरचना तो विरासत में मिली होती है, माता पिता से मिली होती है, लेकिन अच्छे पोषण या व्यायाम से उसमें सुधार किया जा सकता है या स्वस्थ रखा जा सकता है, अर्थात उसमें जो है प्रभाव डाला जा सकता है, फर्क पड़ता है बोला गया है, उसका मतलब है। और कारण है आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से यह इसका कारण भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीटेट 2026 में पूछा गया प्रश्न है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो निश्चित रूप से यह आपके प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, अर्थात इसमें नेचर वर्सेस नर्चर का विकास पर प्रभाव, ये वाला कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है इसमें। यह भी सीटेट 2026 से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यह भी कथन कारण वाला प्रश्न। विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अनिवार्य है, लेकिन केवल वातावरण से बुद्धि का निर्धारण होता है। और कारण है बुद्धि जन्मजात होती है, इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखा जाए तो इसमें दोनों कथन गलत हैं। विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अनिवार्य है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन केवल वातावरण से बुद्धि का निर्धारण होता है, ये गलत है, क्योंकि दोनों इसके लिए बहुत ही जरूरी है बुद्धि का जो है डेवलप होना, क्योंकि जैसा माता पिता से बौद्धिक क्षमता मिला होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो केवल वातावरण इसके लिए बुद्धि का निर्धारण करता है, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। वही बुद्धि जन्मजात होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है कि बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि जन्म से ही प्राप्त होती है, लेकिन इसका वातावरण पर प्रभाव, वातावरण के द्वारा प्रभाव पड़ता है, अर्थात जैसा वातावरण में रहेंगे आपका बुद्धि का विकास वैसे होगा। तो इसमें स्पष्ट यहाँ गलत कथन बोल दिया गया है कि वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए तो कथन ए गलत और इसका कारण भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण वाला, ये भी एसर्शन रीजन वाला प्रश्न है। कथन है एक बच्चे के लिंग जेंडर का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। कारण है माता में XX और पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। निश्चित रूप से देखा जाए तो हमने वंशानुक्रम वाले वीडियो में देखे थे कि एक बच्चे के लिंग निर्धारण का जो है योगदान पिता के गुणसूत्रों से होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। और कारण है उसका माता में XX गुणसूत्र होते हैं और पिता में XY। तो देखा जाए तो XX गुणसूत्र से जब पिता के XY गुणसूत्र में दोनों का जो है XX मिलता है तो लड़की का लिंग निर्धारण होता है, वही जब माता का X और पिता का Y तो इसमें लड़का का लिंग निर्धारण होता है। तो पिता का ही गुणसूत्र जो है आपका लिंग निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है पिता का है, इसलिए दोनों कथन और कारण सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर
ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण वाला प्रश्न से। कथन है जुड़वा बच्चों का आईक्यू हमेशा समान होता है। यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि जुड़वा बच्चों का आईक्यू हमेशा समान नहीं हो सकता, भले ही वे अलग अलग वातावरण में पले बढ़े हों। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि जब आपका अलग अलग वातावरण में पले बढ़े रहेंगे तो और उनका आईक्यू अलग अलग होगा। ये देखा जाए तो आपका जुड़वा बच्चों में जो आईक्यू है वो दोनों में डिफरेंट हो सकता है। तो और कारण देखा जाए तो आनुवांशिकता ही व्यक्तित्व का एकमात्र निर्धारक है। जब ऐसा एकमात्र आए तो आपका ये तो गलत कथन हो ही जाता है, क्योंकि आनुवांशिकता ही मनुष्य के विकास का, व्यक्तित्व का निर्माण के लिए एकमात्र उत्तरदायित्व नहीं होता। दोनों का जो है होना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर ही आपका क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो दोनों का जो है सामंजस्य या दोनों का अंतः क्रिया होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसका दोनों कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है। तो यह आप देखे होंगे, हमने जब नियम पढ़े वंशानुक्रम संबंधित नियम, तो यह जो है प्रत्यागमन का नियम को दर्शाता है कि यदि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जो है औसत निकल सकते हैं या औसत माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान निकल सकते हैं, अर्थात उल्टा दृश्य दिखाई देता है, यह प्रत्यागमन का नियम को दर्शाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है। तो देखा जाए तो वो अपने बच्चे के विकास के लिए ज़्यादातर परिवेश का या वातावरण जो दे रहे हैं उसको ज़्यादा प्रभावी मान रहे हैं, तो वो आनुवांशिक कारक से तो वो असहमत होगा ही, क्योंकि आनुवांशिकता को वो बिल्कुल नकार रहा है। मनोवैज्ञानिक कारक ये भी जो है देखा जाए, क्योंकि वो केवल आपके अत्यंत प्रभावी किसको बोला गया है, परिवरिश अर्थात वातावरण को, तो ये भी गलत हो जाएगा। भावनात्मक कारक ये भी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं वो आपका आंखों का रंग, क्योंकि जो आंखों का रंग, लंबाई, कद, काठी, वो जितने भी चीज़ हैं वो आपके आनुवांशिकता पर निर्भर करते हैं, जो माता पिता से प्राप्त गुण होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण प्रदान करके उनकी क्षमता में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है। कारण है क्योंकि वातावरण में परिवर्तन से आनुवांशिक क्षमताएं पूरी तरह से विकसित हो सकती हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि सही वातावरण अगर मिल जाए तो आनुवांशिक क्षमताएं पूरी तरह से विकसित हो सकती हैं। जो आनुवांशिक रूप से उनको कुछ क्षमताएं मिली है और उन्हें और उचित वातावरण मिल गया तो वह और ज़्यादा अच्छे से उनका डेवलप हो सकता है। तो ये दोनों कारण सही हैं और ये जो है व्याख्या भी सही कर रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रकृति पोषण नेचर नर्चर बहस का तात्पर्य आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव से है। कारण है यह बहस इस बात पर केंद्रित करता है कि कौन सा कारक विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो यह दोनों कथन सही हैं, क्योंकि प्रकृति पोषण विवाद जो है या बहस जो है या डिबेट जो है मनोवैज्ञानिकों में भी है। किसी का मानना है कि प्रकृति ज़्यादा या अर्थात वंशानुक्रम जो होते हैं, वंशानुगत जो गुण है माता पिता से मिली होती है, वो ज़्यादा बच्चे के विकास के लिए ज़्यादा वो उत्तरदायित्व होता है। किसी का मानना है कि उचित वातावरण देकर बच्चों का विकास ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। तो यह जो बहस जो है ये के हिसाब से देखा जाए तो दोनों कथन और कारण सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही 16वां प्रश्न देखें तो हमारे जीन खालिस्तान से बने होते हैं, डीएनए, गुणसूत्र, आरएनए, शुक्राणु। तो हमारे जीन जो होते हैं डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न सीजी टेट में पूछा गया है 2016 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वाई गुणसूत्र में नामक जीन होता है या यहाँ खालिस्तान नामक जीन होता है कह सकते हैं। यहाँ खालिस्तान जो है डालना भूल गए हैं।
जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। SYR, RSY, SRY और RYS। तो इसका याद रखिएगा, Y गुणसूत्र में जो पाया जाता है SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y नामक जीन होता है जो एक विशिष्ट प्रोटीन रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है। यह प्रोटीन भ्रूण में वृषण के विकास को प्रेरित करता है जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसका फुल फॉर्म है SRY का सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y। ये इसका फुल फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। इसके हम समझे थे बहुत ही शानदार तरीके से फर्स्ट वीडियो में। तो इसका जो है 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सा विकार होता है, तो आपका ये होता है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रोग आनुवांशिक हैं। हीमोफीलिया, कैंसर, डाउन सिंड्रोम, तपेदिक, वर्णांधता। तो देखा जाए तो इसमें आनुवांशिक रोग जो है हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, वर्णांधता है। इसके आधार पर आपका J और L और N अर्थात ये तीनों हो जाएगा JLN, और यह ऑप्शन जो है किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में JLN। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कूट वंशानुक्रम और वातावरण के सही संबंध को दर्शाता है। वंशानुक्रम सीमा लिमिट निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वंशानुक्रम से जो प्राप्त गुण होते हैं, जैसे कि शारीरिक गुण ज़्यादा इसमें मिलता है, तो जो लंबाई होते हैं, कद काठी होते हैं, जितने भी आँखों का रंग जो वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं वो लिमिट होते हैं, वो जीवन भर उसी रंग का या वैसे ही आँख या वैसे ही लंबाई जो है आपका प्राप्त होगा। लेकिन जो वातावरण संभावना को साकार देता है, तो बिल्कुल ये आपके पोटेंशियल को जो है आपका जैसा वातावरण मिलेगा, आपके जो है कुछ जो वंशानुक्रम से प्राप्त गुण है उसमें डेवलप किया जा सकता है उचित वातावरण के माध्यम से। तो ये भी कथन सही है। आपका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंतःक्रिया से चलते हैं, दोनों परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये सही है। तो आपका 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत कारक है। वंशानुगत कारक में क्या आ जाता है, आंखों का रंग और शारीरिक गठन। ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का रुचि तो आपका वातावरण पर डिपेंड करता है, सामाजिक कौशल भी वातावरण देता है। तो 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, केवल 1 और 4। प्रकृति पोषण बहस में प्रकृति से क्या तात्पर्य है। जैविकी विशिष्टताएं, वंशानुक्रम सूचनाएं, भौतिक वातावरण। तो आपका हो जाएगा जैविकी विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। ये जो है प्रकृति पोषण बहस में प्रकृति अर्थात वंशानुक्रम, या ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका हेरिडिटी है उससे रिलेटेड आपका जैविकी विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो निश्चित रूप से यह प्रकृति पोषण विवाद पर फोकस कर रहा है, अर्थात प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद हो रहा है, डिबेट हो रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है जीन वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि वे ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों को बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लिंग का निर्धारण जो है आपके पिता के द्वारा होता है, माता पिता नहीं, आपके पिता के द्वारा होता है। पिता मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होते हैं लिंग के निर्धारण के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार के आपका वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।